हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। क्लासेज बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आ रही होगी। बच्चों, आप वीडियो को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ही अच्छा फील होता है और मेहनत करने के लिए और भी ऊर्जा आपसे प्राप्त हो जाती है। तो इसी क्रम में आज हम सभी ग्रामर की 11th क्लास को देखेंगे और आज की क्लास में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और इससे आपको ग्रामर के रूल के साथ आप सभी को वर्ड पावर यानी वोकैब्स में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में घूमते रहते हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक पर जब प्रश्न आपको मिलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और भी जो है हाई लेवल पे हो जाता है। तो चलिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। इससे पहले बच्चों, आपको क्या करना होगा, वीडियो को शेयर कर देना होगा। ये आपका काम है। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो बहुत से ऐसे बच्चों की हेल्प हो जाएगी जो अभी कुछ और कर रहे होंगे, या फिर मतलब आप कह सकते हैं इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे जितना आप हैं। ठीक है, तो थोड़ा शेयर कर दें, लाइक कर दें, फिर चलते हैं क्लास में, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपका मेहनत देखने को मिलता है आपके आंसर में। चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। अ पर्सन हु हेल्प्स इवन अ स्ट्रेंजर इन डिफ़िकल्टी। सबसे पहले देखिए, ये वर्ड पावर है। यहाँ पे हम सभी को शब्द नया देखना है। क्या मिल रहा है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक ना। सेंटेंस है हम सभी का, अ पर्सन हु हेल्प्स अ स्ट्रेंजर इन डिफ़िकल्टी। मीन्स क्या? अगर कोई व्यक्ति किसी की मदद करे तो उसको अल्ट्रिस्ट कहते हैं। अल्ट्रिस्ट कहते हैं, ठीक है, यदि कोई किसी की मदद करे। लेकिन यहाँ फ्रेंड्स ऑप्शन में अल्ट्रिस्ट तो है नहीं। इसका मतलब कि अल्ट्रिस्ट मीन्स तो आप जैसे परोपकारी होता है, फिलेंथ्रोपिस्ट होता है, इसका मीन्स उस व्यक्ति की ही मदद करना जिसको जाना जाए। या जब आप किसी अनजाने व्यक्ति की मदद करते हैं तो उसके लिए हम सभी यूज़ करते हैं, ठीक है, सैमार्टियन। ठीक है, सैमारिटन। सैमारिटन का मतलब होता है किसी अनजाने व्यक्ति की मदद करना, यानी कि जो है किसी का अच्छा नेचर हो और किसी स्ट्रेंजर यानी अजनबी की भी मदद कर दे, अननोन की भी मदद कर दे, ऐसे इंसान को कहते हैं समैरिटन। ठीक है। नेपोटिज्म तो सभी लोग जानते हैं, भाई भतीजावाद। ठीक है, भाई भतीजावाद ये शब्द तो बहुत ज़्यादा आजकल चलन में है, नेपोटिज्म। ठीक है, राजनीति में भी है, बॉलीवुड में भी देखिए सभी लोग कहते हैं भाई भतीजावाद होता है। ठीक है, ये शब्द। और मार्टिर मीन्स होता है, ठीक है, शहीद, बलिदानी। पैट्रियट मीन्स देशभक्त, आप जानते ही हैं। तो पहले का हम सभी का आंसर सी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मैन इन द लिविंग इन द सेम एज। मीन्स एक ऐसा इंसान जो सेम एज में रहता हो, जैसे आप और आपका मित्र, आप और आपके कजिन। ठीक है, ये सब जो है आपके क्या हो जाएंगे, सेम समय में रहें, जो काम आप करें वैसे ही काम वह भी करें। दैट पर्सन इज कॉल्ड, और मीन्स दोज पर्सन्स आर कॉल्ड कंटेम्पोरेरी। ठीक है, इसका एक और भी है, कंटेम्पोरेरी की स्पेलिंग देख लीजिए, CONTEM, कंटेम्पोरेरी अगर आप कहेंगे तो आपको RARY याद रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ आप प्रोनाउंसिएशन को नज़रअंदाज कर दें, आप इसको नेग्लेक्ट करें कि व्हाट इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको स्पेलिंग में अपना उच्चारण कुछ डेवलप करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अपना उच्चारण डेवलप करें। जैसे अगर कंटेम्पोरेरी कहा जाता है तो कंटेम्पोरेरी अगर आप कहेंगे तो आप ओ की मात्रा ओ में कन्वर्ट हो गई। अब एग्ज़ाम में E, A, O में आप हो गए कंफ्यूज। लेकिन जब आप कंटेम्पोरेरी कहेंगे तो कंटेम्पोरेरी मीन्स होता है पो, तो आपके दिमाग में ओ बना रहेगा। इसका सिनोनिम भी देख लें, साइमल्टेनियस। ठीक है, SIMULT, साइमल्टेनियस, तो ANEOUS, साइमल्टेनियस मीन्स होता है समकालीन। ठीक है, साथ जो है एक साथ काम
एक ही समय में काम करने वाले को कंटेम्पोरेरी या साइमल्टेनियस बोलते हैं। तो टेनियस में ए एन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, और आई ओ यू एस, ई ओ यू एस, सिर्फ ओ यू एस, ये सब आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ये कंटेम्पोरेरी और साइमल्टेनियस की स्पेलिंग एग्जाम में आती है, बहुत बड़ी सी है लेकिन ट्रिक से याद किया जा सकता है। रिसेंट मीन्स आप जानते ही हैं, हाल ही में। मॉडर्न मीन्स आधुनिक। मिस्टिक मीन्स होता है रहस्यवादी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, वन हु ईट्स टू मच इज कॉल्ड। जो बहुत ज़्यादा खाए उसको क्या बोलते हैं? खाऊ बोलते हैं, खब्बू बोलते हैं, पेटू बोलते हैं। बहुत सारे वर्ड्स अपने बीच में पॉपुलर हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जो बहुत ज़्यादा खाना खाए या कुछ भी खाए? ओवरवेट कहेंगे, या ग्रीडी कहेंगे, मर्सनरी कहेंगे, या ग्लूटन कहेंगे? बहुत अच्छा शब्द है फ्रेंड्स, बताएं। ग्लूटन मीन्स होता है पेटू या खब्बू या खाऊ, यानी कि अ पर्सन हु ईट्स टू मच। अगर आप 4 रोटी में निपट जाएं तो 6 से कम उसकी निपटे ही ना। ठीक है, कुछ ऐसे बात दिमाग में सोच करके आप रख सकते हैं। या आपके आसपास कुछ ऐसे पर्सनैलिटी वाले लोग हों जो, कई बार होता है आपके जो है डोज की तुलना में, खुराक की तुलना में उनका खुराक ज़्यादा होता है, तो आप अपने दिमाग में रख सकते हैं याद करने के लिए, बट उनको बताना नहीं है। अगर आप उनको बता देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ओवरवेट इसका नहीं होगा। ग्रीडी, देखिए ग्रीडी मीन्स होता है लालची, यह भी यहाँ नहीं होगा। मर्सनरी मीन्स होता है भाड़े का टट्टू, ऐसे करके कहते हैं ना, भाड़े का टट्टू। अ पर्सन हु वर्क्स ओनली फॉर द सेक ऑफ मनी, मतलब पैसे के लिए काम करने वाला। आप पैसे से उससे गलत काम करवा सकते हैं। सेना में भी भर्ती पैसे के लिए होते हैं लोग, ऐसे व्यक्ति को भी मर्सनरी कहते हैं। पैसे के लिए आपके लिए वो किसी का की हत्या तक कर सकते हैं। दैट पर्सन इज कॉल्ड मर्सनरी। आई होप आपको समझ गए होंगे आप। देखिए, मर्सनरी मनी से आप दिमाग में लगा लें कि अ पर्सन हु वर्क्स फॉर द सेक ऑफ मनी। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। आई हैव बॉट सम बुक्स डैश यू डैश एग्जामिन। यहाँ पर आप देखें फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, और यहाँ पर इसलिए आपके लिए सामने रखा गया है कि आपको जो एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न हो सकता है उसका सोल्यूशन बताया जाए। तो देखिएगा, आई हैव ब्रॉट सम बुक्स, मतलब मैं कुछ किताबें लाया, तुम्हारे लिए लाया, तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए लाया। अगर आप पहले ऑप्शन में देखें तो फॉर मीन्स को होता है, देखेंगे फॉर मीन्स के लिए होता है, और टू मीन्स को होता है। ठीक है, टू मीन्स को होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, और यहाँ पर उद्देश्य के लिए यानी कि पर्पस के लिए टू का यूज़ किया भी जाता है। ठीक है, तो अब देखिएगा, यहाँ पर अगर आप फॉर रखते हैं तो यहाँ पर फॉर तो बैठ गया। तो फॉर किस किस ऑप्शन में है? पहले में टू है आगे, बाद वाले में टू है आगे, ये गलत हो गया। या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा। अब मैंने तुम्हारे लिए कुछ किताबें लाई, तो अगर आपने डबल ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो आपने पढ़ा है कि यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो लिख देते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो टू या फॉर का प्रयोग करते हैं। याद होगा ना। अब देखेंगे यहाँ पर उद्देश्य है किताब लाने का, क्या उद्देश्य है? परीक्षा देना। आई होप आपने समझ लिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। मीन्स फॉर यू टू एग्जामिन। ठीक है ना, फॉर यू टू एग्जामिन यानी तुम्हारे लिए, परीक्षा के लिए। ठीक है, परीक्षा के वास्ते। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आप इसको नोट कर लें। कभी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो के लिए के सेंस में फॉर लगता है, और अगर इसके बाद कोई वर्ब आया है तो टू का प्रयोग करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बाई डैश यूनाइटेड स्ट्रगल वी में अचीव सक्सेस। फटाफट आंसर करें। बाई डैश यूनाइटेड स्ट्रगल वी में अचीव सक्सेस, बताइएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, ए रहेगा, एन रहेगा, द रहेगा, नन ऑफ द एबव रहेगा। है तो बहुत आसान क्वेश्चन, इजिएस्ट ऑफ द इजी क्वेश्चन, बट इट कैन बी
कन्फ्यूज़न क्रिएट, है ना, इट कैन बी कन्फ्यूज्ड। बताइएगा आप इसमें इस क्वेश्चन को पढ़ के जल्दी से ही कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, बताइएगा। ए यूनाइटेड करें, आ यूनाइटेड करें, एन यूनाइटेड करें, द यूनाइटेड करें, या कोई करें ही ना, सीधे बाई के साथ इसको आगे बढ़ा दें, बताइएगा। देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस होते हैं, कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस होते हैं, बट ये जो है लिखे होते हैं वावेल से, और कुछ जैसे ऑनेस्ट, ठीक है, कुछ वावेल होते हैं जो कॉन्सोनेंट लिखे होते हैं वावेल से प्रोनाउंस होते हैं, और कुछ वावेल लिखे होते हैं कॉन्सोनेंट से प्रोनाउंस होते हैं। तो यहाँ पर हम सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखेंगे हम सभी को यू में, देखिए ये आप प्रोनाउंस कर रहे हैं ना यूनाइटेड, तो ए लगेगा, देखने में भले ये वावेल लग रहा हो। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलेंगे, जैसे यूरोप है, यूनिक है, यूनाइटेड है, यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं लिखे होते हैं वावेल से, बट उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। तो जैसे यू में यू लिखा है AEIOU, लेकिन उसका उच्चारण हम सभी कॉन्सोनेंट से कर रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इफ़ परमिट्स विश विल गो आउट फॉर अ वॉक, यहाँ पर क्या, कौन परमिशन दे रहा है, अगर परमिशन देगा कौन। क्लाइमेट मीन्स आप जानते हैं क्या होता है, जलवायु। वेदर मीन्स होता है चाहे या ना, और वेदर मीन्स क्या होता है, इस वाले वेदर का मतलब मौसम। अब बहुत से बच्चे, सामान्य सी बात है, जलवायु और मौसम में परिवर्तन जानते हैं। कोई कम समय के लिए कोई निश्चित प्रकार के जो है प्रोसेस को भौगोलिक मौसम कहते हैं, और वही जब लंबा खिंच जाता है, ज़्यादा चला जाता है, तो उसको क्लाइमेट कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड जलवायु इन हिंदी। तो यहाँ पर जलवायु परमिशन देगा कि मौसम, यहाँ जलवायु बिल्कुल नहीं आंसर होगा। अब इसमें और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वेदर वाली क्या स्पेलिंग पढ़े थे, और ये आया हुआ क्वेश्चन SSC CGL में, ठीक है, आपको ऐसे ही कंफ्यूज करता है जब एग्जैक्ट आपको वर्ड ढूंढना पड़ता है दिए गए ऑप्शंस में से। तो वेदर मीन्स मौसम होता है, और यहाँ पर तीसरा वाला स्पेलिंग मौसम वाला स्पेलिंग है, ठीक है, तो बाकी इनकरेक्ट हो जाएगा। यदि मौसम परमिशन देगा तो हम बाहर घूमने के लिए जाएंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। आई रिमेंबर्ड A/ मीटिंग हिम B/5 ईयर एगो C/ नो एरर D। बताएंगे, एरर वाले क्वेश्चन होते वैसे ही हैं, लेकिन बच्चे को बहुत बड़ी आंख निकाल के डराते हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे साथ हैं और आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें बच्चों। आप अगर पूरे मन से काम करें तो हम भी आपके साथ मन से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बस सारे फैक्ट्स को सुनना है, सुन करके आपको आंसर देना है, जो नहीं आए उसको लिख लेना है, बहुत आसान है। बहुत से बच्चे रिमेंबर और मीटिंग को लेकर कंफ्यूज होंगे, तो फ्रेंड्स इसको ध्यान रखिए, रिमेंबर के साथ हमेशा ING फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, इंजॉय के साथ लगता है, ठीक है। इंजॉय हो गया, कीप हो गया, रिमेंबर हो गया, माइंड हो गया, वर्थ हो गया, इसको आप लिख सकते हैं। रिमेंबर हो गया, कीप हो गया, वर्थ हो गया, इंजॉय हो गया, कीप हो गया, माइंड हो गया। इन सभी के साथ हमेशा वर्ब का ING फॉर्म लगता है, आप इसे नोट कर लें। कहीं पर ये शब्द अगर आ जाए, इनके बाद वर्ब मिल जाए, तो आप उसको ING में चेंज करें, ठीक है। चलते हैं, यहाँ पर तो ये सही है, रिमेंबर भी सही है,
माइंड मीटिंग भी सही है, हिम भी सही है। 5 ईयर एगो क्या सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है भाई बताएं? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। लेकिन क्यों नहीं सही है यह भी बताएं। देखेंगे 5 बहुत आसान था। अभी जो बच्चों से गड़बड़ हो रही है वो कहेंगे अरे इतना आसान क्वेश्चन मेरे से भूल हो गई। 5 ईयर्स एगो होना चाहिए, ना कि 5 ईयर एगो। 5 प्लूरल है नंबर में, तो ईयर्स होना चाहिए ना, ईयर नहीं होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों एरर का है बच्चों, तो बहुत ध्यान से करने की आवश्यकता है। ठीक है। नो सूनर आई हैड स्टार्टेड फॉर कॉलेज देन इट बिगेन टू रेन। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको इन्वर्जन स्टाइल बोलते हैं। इन्वर्जन स्टाइल क्या होता है? इसका मीन्स होता है, आप इसको जान लेंगे। जैसे नो सूनर है, नो सूनर, तो इसके साथ तो दैन लगता है, ये नोट करें पहले। या अगर फिर आगे बढ़े, स्कारसली, SCARCELY, स्कारसली या हार्डली। ठीक है। कहते हैं ना बड़ी मुश्किल से, तो स्कारसली और हार्डली के साथ आगे जब आप चलेंगे तो या तो व्हेन का प्रयोग आपको मिलेगा और या तो बिफोर का प्रयोग मिलेगा। ठीक है ना, या तो व्हेन का प्रयोग मिलेगा या तो बिफोर का प्रयोग मिलेगा। नो सूनर और के साथ देन, हार्डली या स्कारसली के साथ आपको व्हेन या बिफोर मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और है, इसको भी ध्यान रखें। नो सूनर, हार्डली, स्कारसली, ये इन्वर्जन को फॉलो करते हैं। इट मीन्स इनका प्रयोग जो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हमेशा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कि वो हमेशा सब्जेक्ट के पहले आता है। इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड में यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे आप कर रहे थे, सेम पैटर्न को फॉलो किया जाता है। ठीक है। नो सूनर हैड आई होना चाहिए, आपने यहाँ तो जान लिया, तो ए पार्ट में एरर है। ठीक है। नो सूनर हैड आई होना चाहिए था, स्टार्टेड, बाकी आगे चलेगा, ये सही है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप हैड का प्रयोग ना करें इनके साथ तो डिड का प्रयोग भी मिल जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। ठीक है। तो आई होप आपने समझ लिया होगा। नो सूनर हैड आई स्टार्टेड देन लगा ही है, या नो सूनर डिड आई स्टार्ट हो जाता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 भी देखिए, 9 में क्या है? एरर में आइदर ही और ए आर, इसके बाद हिज फ्रेंड्स इज मैनेजिंग। बहुत सारे बच्चे इज को आर कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे आइदर और में से दोनों में से कोई एक, तो हम क्यों ना इसको सिंगुलर मान लें। तो जब सिंगुलर मान रहे होंगे तो यहाँ पर इसको करेक्ट मान के फ्रेंड्स वाला एस हटा रहे होंगे। लेकिन आप समझ लें, जब दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर OR से जुड़ा हो तो ध्यान रखिएगा एक सब्जेक्ट तो यहाँ होगा, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ होगा। ठीक है। तो इसको याद रख लीजिए, दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नार और OR से जुड़ा हो तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो होगा फ्रेंड्स वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। अब बाद वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगेगा। आप समझ गए ना? चलिए देखेंगे। फ्रेंड्स प्लूरल है तो यहाँ पर आर हो जाना चाहिए, आपने समझ लिया, नोट डाउन कर लें। घूमने वाला टॉपिक है, एग्जाम में कहीं भी आपको पकड़ लेगा, है ना, एरर बन के, या फिर आप कह सकते हैं कि करेक्ट सेंटेंस में पूछ लेता है कि आपको कौन सा 4 में से एक सही है। ठीक है, बताइएगा इसमें कौन सा है, तो आर इसमें करेक्ट है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। प्रेजेंटली शी इज़ बिजी कंपोजिंग द म्यूजिक फॉर हर नेक्स्ट प्ले।
बताइए, इस प्रेजेंटली को आप अगर हटाते हैं तो एट द प्रेजेंट करेंगे, इन द प्रेजेंट करेंगे, एट प्रेजेंट करेंगे, या नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि प्रेजेंटली जैसा लिखा है वैसा सही लिखा है। व्हाट विल यू डू, बताएं। प्रेजेंटली शी इज़ बिजी कंपोजिंग द म्यूज़िक फॉर हर नेक्स्ट प्ले। अगले प्ले के लिए वो आज कल या जो है इस समय बिजी है म्यूज़िक कंपोज करने में। तो प्रेजेंटली क्या एडवर्ब इस तरह से यूज़ किया जाता है? प्रेजेंटली एक एडवर्ब की तरह आया है, तो क्या यहाँ पर एडवर्ब का प्रयोग उचित है? नहीं ना। एडवर्ब का प्रयोग हमेशा वर्ब के आसपास होना चाहिए, तो यहाँ पर ये गलत निकल गया। तो एट द प्रेजेंट नहीं होता, इन द प्रेजेंट नहीं होता, एट प्रेजेंट होता है। मतलब राइट नाउ, एट प्रेजेंट मीन्स व्हेन देन वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना। जब भी हम बात करेंगे उस समय की बात करेंगे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ही, आई, शी एंड दे कुकड द फूड। क्या ये सही है? यदि ये सही है तो नो इम्प्रूवमेंट लगाएं, नहीं सही है तो आप सही को चुन लें। 11th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बताएं। आई, पहला ऑप्शन है आई, ही, शी एंड दे। दूसरा है दे, आई, ही एंड शी। तीसरा है ही, शी, दे। बताइए क्या होगा। प्रोनाउन में बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन में 3 प्रकार आपको बताए जाते हैं ना। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो जब फर्स्ट पर्सन होता है वो आई और वी होता है, सेकेंड पर्सन हमेशा यू होता है, और थर्ड पर्सन जो होता है वो ही होता है, शी होता है, इट होता है, तथा दे होता है, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी एक रूल पढ़े हैं, जब किसी सेंटेंस में एक से अधिक बार आ जाए तब क्या होगा। तो 231 का नियम सबने पढ़ा है ना, आई होप सभी बच्चे पढ़े होंगे। 2, 3, 1, इसका मीन्स 2 बराबर सेकेंड पर्सन, 3 बराबर थर्ड पर्सन और 1 बराबर फर्स्ट पर्सन। इसको जब हम सभी तोड़ते हैं तो 23 बना सकते हैं, 31 बना सकते हैं, 21 बना सकते हैं। इसमें हो जाएगा, इसका मीन्स सेकेंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन बाद में। इसका मीन्स हो जाएगा, इसमें का मतलब थर्ड पर्सन पहले, फर्स्ट पर्सन बाद में। अगर 21 करेंगे तो सेकेंड पर्सन पहले और फर्स्ट पर्सन बाद में। अब देखिएगा कि जब आपको ये मिल गया कि थर्ड, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी कि 231 को 23, 31 और 21 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पर कैसे हम सभी आगे चलें। तो पहले वाले में तो जो है 31 को फॉलो ना करके जो है 13 को फॉलो कर रहा है, तो ये नेगेटिव सेंस में होता है, ये गलत हो गया। दूसरे वाले ऑप्शन की बात करें, प्लूरल सबसे पहले आ गया, फिर फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, ये भी गलत। थर्ड की अगर हम सभी बात करें, ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ पर हम सभी देख पा रहे हैं ही है, शी है और दे है। इन तीनों को आप 3 मान लें, यानी थर्ड पर्सन, पहले मैस्कुलिन जेंडर, फिर फेमिनिन जेंडर, फिर दोनों को मिला के प्लूरल बन गया। इसके बाद अब है एंड है और आई है, इसको 1 मान लें तो हो नहीं गया 31 का रूल दो, तो यही अपना करेक्ट हो गया। इसको नोट कर लें, तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। शी प्रिफर्स टी देन कॉफ़ी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट जन तनिक भी अगर आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज हुए तो आपका 1 नंबर गया हाथ से। बताएं। प्रीफर, इसको नोट भी कर लें। प्रीफर, प्रिफरेबल, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा फॉलो करते हैं किसको फ्रेंड्स, तो टू को फॉलो करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। चाहे ये अकेले आए, चाहे ये किसी के साथ आए, दे ऑलवेज फॉलो टू इन प्लेस ऑफ देन। ठीक है, और देन कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे, ना देन यूज़ करेंगे, ना देन यूज़ करेंगे,
ओनली वी कैन यूज़ टू आफ्टर दीज वर्ड्स। ओके, तो बताइएगा यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे। टी की तुलना में कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है तो टू का प्रयोग करेंगे। टी टू कॉफ़ी, इसका मीन्स पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलें। आई एम वर्किंग हेयर फ्रॉम 2008। ये प्रश्न, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? यदि करेक्ट है तो बताएं, नहीं करेक्ट है तो ढूंढ लें। अगर नो इम्प्रूवमेंट होगा तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, और नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो बाकी ए बी सी ऑप्शन है। कौन सा करेक्ट मान लें फ्रेंड्स, बताएंगे। 2008 दिया है तथा फ्रॉम दिया है, ऐसे सेंटेंस को हम सभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है। अब जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप इसको कहेंगे तो आप यहाँ पर आई एम वर्किंग कैसे कह सकते हैं? आई हैव बीन वर्किंग करना चाहिए था। तो यहाँ देखिए परफेक्ट खत्म हो गया। अब जब आपने गलती भी ढूंढ ली तो नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। अब पहले और दूसरे पर चलें तो सिंस फॉर का मैटर फंसा। आपको पता है कि फ्रॉम का प्रयोग सामान्य तरीके से किसी डेस्टिनेशन को बताने के लिए करते हैं, जैसे फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, फ्रॉम 2 to 3, इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो और दूसरी बात, जब से के अर्थ में यूज़ करते हैं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फ्रॉम का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो आपने इस ऑप्शन को अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब सिंस का प्रयोग हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, ऐसे सेंस में यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव बीन वर्किंग हेयर फ्रॉम फॉर, होता 2 years तो करेक्ट था, लेकिन यहाँ सिंस दिया है और ये फिक्स टाइम दिया है तो सिंस 2008। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। चेंज द वॉइस, द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। ठीक है, अब देखिएगा, लड़का भिखारी पर हंसा। ठीक, वॉइस चेंज करना है। कौन सा सेंटेंस टेंस है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस का पास्ट इंडेफिनिट है। तो आपको पता है जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो तो क्या हो जाता है? वाज वर हो जाता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आप करेंगे वाज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आप करेंगे। अब वाज वर और वर्ब के थर्ड फॉर्म की बात करें तो किस ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, सारे में है। लेकिन यहाँ बींग लग गया है ना, तो यहाँ बींग का प्रयोग नहीं होता है। वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस तुरंत बाई से सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो दूसरे और तीसरे में बींग लगने की वजह से ये गलत हो गया है। ठीक है, अब देखेंगे पहले और चौथे ऑप्शन में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या हम एट को लगाएं, क्या हम एट को हटाएं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि वर्ब के बाद कोई भी अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, प्रीपोजिशन का प्रयोग, तो ये हटाया नहीं जाता है। सेम उतारने के बाद बाई लगाते हैं। ऐसी परिस्थिति में दो प्रीपोजिशन साथ में काम कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले ऑप्शन में एट को हटा दिया इसलिए गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन बींग लगा दिया इसलिए गलत हुआ, एट हटा दिया, तीसरे में बींग लगा के एट लगाया इसलिए गलत हो गया, चौथे ऑप्शन में देखिए एट को लगाया है, तो ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक है, चेंज द वॉइस, यहाँ भी वॉइस को चेंज करना है, बताएंगे। वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स। तो फ्रेंड्स फटाफट आपने बाई देख लिया होगा और आपने सी करेक्ट कर दिया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। ठीक है, CHSL में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रिस्पेक्टेड बाई अस लिखा तो है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब आपको लग रहा होगा अरे ऐसे कैसे, आंखों देखी धोखा हो गया। बिल्कुल सही, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बाई के साथ नहीं लिखे जाते हैं पैसिव वॉइस में। क्योंकि वहाँ पर वेल नोन सब्जेक्ट होता है। वी मीन्स हम, कहने वाला भी, सुनने वाला भी तथा थर्ड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हम सभी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो हमारे द्वारा उनका किया जाना चाहिए। नहीं, ये एक एडवाइस है, कर्तव्य बोध है। ऐसे सेंस
में हम सभी बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। तो डिजर्व वाला गलत हो गया, बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब जब बी में पूरी मीनिंग कंप्लीट कर दिया तो सेम एकदम वही यही क्वेश्चन था जो आपको टाइप करके प्रोवाइड किया गया है। बाई एस ऑप्शन में दिया था, फिर भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट किया, क्योंकि कुछ ऐसे वेल नोन सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ जैसे वेल नोन अननोन तो बाई का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कह दिया जाए किसी ने मेरी घड़ी चुराई, तो आप कह दो सम वन हैज़ स्टोलन माई वॉच। अब यहाँ पे आपको पैसिव बनाओगे तो आप कहोगे माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन। अब यहाँ पे बाई समवन आप लगा ही नहीं सकते, ठीक है, हैज़ बीन स्टोलन यही करेक्ट है, आप बाई समवन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ऐसे सेंस में हमेशा इस तरीके के ऑप्शंस पर सेंसिटिविटी दिखानी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलेंगे। टर्न द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डू यू राइट अ गुड हैंड ही सेड। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। डू यू है, इसका मीन्स हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो ही सेड आस्क्ड में बदल जाएगा। अब देखिए सब कुछ आपको ऑप्शन में ही मिल गया, चारों ऑप्शन में आस्क्ड 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 किया है। अब आपने एक चीज़ और भी जान रखा है कि वेदर या इफ़ का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ देखिए कहीं पर इफ़ कहीं पर वेदर का प्रयोग किया है। अब और आगे बढ़ें, ये डू क्या है, डू आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे, तो आप जब पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। और यहाँ पर यू जो है, जब आपको बताया गया था कि जब ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तो या तो फर्स्ट पर्सन या तो थर्ड पर्सन मान लेते हैं, तो वह मुझसे कहेगा तो ही सेड टू मी, तो इस प्रकार से मी जब चेंज होगा यू कैन सा तो आई हो जाएगा। क्योंकि आपने एस ओ एन का रूल भी पढ़ रखा है, एस ओ एन बराबर 123, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट कंसर्ट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट कंसर्ट, थर्ड पर्सन विल नॉट बी चेंज। ओके, अब चलते हैं अपने जो है ऑप्शन पर, देखेंगे आई बन गया, अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म रोट हो गया, गुड हैंड ये करेक्ट हो गया। ये देखिए इसमें दे बना दिया तो ये गलत हो गया, तीसरे वाले में रिटर्न कह दिया ये भी गलत हो गया, आई भी चेंज कई किया लेकिन रिटर्न के साथ तो रिटर्न भी गलत, और चौथे वाले में देखें आई वॉज रिटर्न तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट है 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे फ्रेंड्स। द एंटोनिम ऑफ एजाइल, एजाइल का एंटोनिम क्या है। एजाइल मीन्स क्या होता है, एजाइल मीन्स होता है एक्टिव पर्सन, यानी कि फुर्तीला इंसान, बहुत जील वाला इंसान, उत्साह भरा इंसान। अब देखेंगे एंटोनिम मीन्स अपोजिट ऑफ अ वर्ड दैट इज कॉल्ड एंटोनिम। अब देखिए एजाइल का स्विफ्ट इसका सिनोनिम है और एक्टिव इसका सिनोनिम है, तो बचा और हार्ड और स्लो। जब आपको पता चल गया कि एजाइल आपका फुर्तीला शब्द ले रहा है तो इसका एंटोनिम ढूंढना है, तो यहाँ आप ये देख लें कि कौन सा अलग है। जैसे एक्टिव और स्विफ्ट कहीं हार्ड कहीं तो मिलता जुल रहा है, ये मिलजुल रहा है, यही स्लो अपना उल्टा कर रहा है या सबसे अलग है। तो एजाइल मतलब फुर्तीला, स्लो मतलब होता है धीमा इंसान। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एंटोनिम ऑफ अनबायस्ड, तो इसको ध्यान ध्यान रखिए फ्रेंड्स। एंटोनिम पूछा है तो अनबायस्ड मीन्स होता है पक्षपात, पक्षपात रहित मीन्स पक्षपात ना करना बिना पक्षपात के, और बायस्ड मीन्स होता है पक्षपात करना, भेदभाव करना, और बायस्ड मीन्स पक्षपात करना और अनबायस्ड मीन्स पक्षपात ना करना। तो अब देखिएगा प्रोग्रेसिव मतलब उन्नति वाला, सिंपल मीन्स होता है साधारण, अननोन मतलब अनजाना, प्रिजुडिस मीन्स होता है पक्षपात, तो इसको अनबायस्ड का उल्टा क्या हो गया, प्रिजुडिस। ठीक है, प्राइड एंड प्रिजुडिस एक जेन ऑस्टन की रचना है। ठीक है, तो जो बच्चे लिटरेचर पढ़े होंगे वो जान सकते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। अपोजिट ऑफ नॉमिनल, ये सारे वर्ड एग्जाम में आए हुए हैं एंटोनिम सिनोनिम वाले। ठीक है, नॉमिनल का अपोजिट क्या होगा। नॉमिनल मीन्स क्या होता है, कहते हैं ना नॉमिनल नाम से बना है, नाम मात्र का। ठीक है, सिर्फ नाम का। तो देखिए नाम मात्र का कोई व्यक्ति किसी पद पर बैठा है
तो क्लियर स्पष्ट या सॉलिड या रियल या ह्यूज। तो इन चारों ऑप्शन में देखें तो ये रियल ही तो अलग लग रहा है, बाकी तो सब मिलजुल रहे हैं। रियल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉमिनल मतलब होता है टेम्पोरेरी या नाम मात्र का, तो रियल मतलब वास्तविक, अ पर्सन हु डिजर्व्स हिज पोस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट बट नॉट लीस्ट देखेंगे। रेड लेटर डे का मीन्स क्या होता है। पहला ऑप्शन है डेंजरस डे, लाल से डेंजर लगा दिया, ये भी ऑप्शन क्वेश्चन में आया, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। वेरियस एग्जाम्स के क्वेश्चन तथा संभावित प्रश्न ही तो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों। रेड लेटर डे बहुत ही घूमने वाला प्रश्न है, कहीं भी आपको पकड़ लेगा। डेंजरस मीन्स क्या, खतरनाक। लाल से फटाफट आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन आपको बताया गया है शाब्दिक अर्थ नहीं होता। अब बताइए इम्पॉर्टेंट डे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट डे दैट इज कॉल्ड रेड लेटर डे, ठीक है। इसको गाला डे भी कहते हैं। गाला डे मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट डे, ठीक ना। तो आई होप आपको ये 20 क्वेश्चंस समझ में आए होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और कहाँ कहाँ पर आपको फोकस करना होगा। तो थैंक यू बच्चों, आपने बहुत धैर्य से सुना, बहुत अच्छे से टाइम दिया, आंसर किया। थैंक यू सो मच। ऐसे ही क्लासेस में कंटिन्यू बने रहें, क्लास को शेयर करें। ओके, थैंक्स अ लॉट।